मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम का, जो फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होता है साइबर लॉ एंड एथिक्स का, बीएससी का वैल्यूएटेड कोर्स का, तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एमसीक्यू है वो हमको करवाने वाला हूँ। चाहे यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू, चाहे यूनिट सेकंड के एमसीक्यू, चाहे यूनिट थर्ड के हो, चाहे यूनिट फोर के हो, चारों के चारों जो एमसीक्यू हैं वो इसी क्लास के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, व्हाट इज साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या होता है? तो देखो साइबर स्पेस क्या होता है। अब आप देखो, आप है ना मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप अपन फिजिकली पढ़ाई कर रहे हैं? क्या अपन फिजिकली पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपन वर्चुअल वर्ल्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हो, आप इंटरनेट पे किसी से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़े हो, तो क्या आप उनसे मिले हो? काफ़ी लोग ऐसे दोस्त होंगे आपके जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हो, नहीं मिले हो ना, तो वो क्या होता है, वो वर्चुअल स्पेस होता है आपका, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्कों के द्वारा एक क्या आभासी, एक वर्चुअल वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर वास्तविक लोग वहाँ पर आपके आसपास तो नहीं होते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पर आपको जो नेटवर्क होता है उस पर उपलब्ध होते हैं और आप उनसे बातें कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, सारे काम है वो वास्तविक तरीके से कर सकते हो। तो ये होता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। जिस दुनिया में आप रहते हो वो फिजिकल वर्ल्ड होता है, समझ में आ गया? खाना पीना खा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, सारा आपका फिजिकल वर्ल्ड है। और वर्चुअल स्पेस, साइबर स्पेस, इंटरनेट पे जो भी कार्य कर रहे हो वो आपका साइबर स्पेस है। साइबर जुरिस्डिक्शंस किससे संबंधित है? तो साइबर जुडिशंस किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है, ये देखो, नॉर्मल जुडिशरी होती है ना, नॉर्मल जो न्यायिक प्राधिकरण के जो नियम होते हैं वो किससे होते हैं? जैसे आपने कोई किसी के घर चोरी हो गई, किसी का कत्ल हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, तो इस प्रकार के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके जो फिजिकल वर्ल्ड हो गया, आपका जो ये जो रियल दुनिया है उसके अंदर ये सब प्रकार के क्राइम होते हैं। लेकिन अब आपको पता है आपका एक स्पेस कौन सा होता है? एक वर्चुअल स्पेस भी होता है। अब वर्चुअल स्पेस में, अब भाई वर्चुअल स्पेस हो गया तो क्राइम भी होंगे वहां पर, तो उनको समझने के लिए उनसे संबंधित जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? साइबर जुरिडिक्शन के नाम से उनको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस एंड डिजिटल एक्टिविटीज। साइबर स्पेस और डिजिटल गतिविधियों को जो कानून नियंत्रित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? साइबर जुरिडिक्शन के नाम से जाना जाता है। विच अप्रोच फोकस ऑन लीगल प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन इन साइबर लॉ। तो कौन सा दृष्टिकोण साइबर कानून में कानून सिद्धांतों और सिद्धांतों पर केंद्रित रहता है? तो कौन सा रहता है? आपका डॉक्ट्रिन सिद्धांत है, वो सिद्धांतवादी दृष्टिकोण है, वो किस पर रहता है? आपका कानूनी सिद्धांतों से संबंधित होता है। मतलब आपको अपने जो इंटरनेट पर भी किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इंटरनेट पर भी आपको सही तरीके से एकदम व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ। इंटरनेट पर भी आपको क्या करना चाहिए? अच्छे, जैसे आप आम दुनिया में सभ्य लोगों से सही तरीके से लोगों से बात करते हो, वैसे भी इंटरनेट पर आपको काम करना चाहिए। इंटरनेट पर भी आपको लोगों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है साइबर स्पेस से संबंधित नियम, वो भी कौन से? सिद्धांतवादी। अगले वाला, साइबर इथिक्स का क्या अर्थ होता है? तो साइबर नैतिकता क्या होती है? जैसे अपनी जो वास्तविक दुनिया होती है उसके अंदर नैतिकता का क्या अर्थ होता है कि भाई आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आपका सेवा करनी चाहिए, उनसे अच्छे से प्यार, मतलब उनका आदर सम्मान करना चाहिए, जीव जंतु उनकी रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो यह क्या आपकी समाज से या फिर जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड है उसकी नैतिकता है। वैसे ही आपकी नैतिकता कहाँ पर होती है? साइबर वर्ल्ड में भी होती है। वहाँ पर भी आपको क्या, कमेंट वगैरह, आपको कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, कोई रिलीजियस कमेंट करने से बचना चाहिए, जिससे क्या हो सके, रिलीजियस कोई भी झगड़े वगैरह ना हो इस चीज़ से संबंधित। तो इस प्रकार की वहाँ पर भी नैतिकता से रहने को क्या कहा जाता है? साइबर इथिक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब बढ़िया तरीके से व्यवहार करना आपको इंटरनेट पर, वही साइबर इथिक्स कहलाता है। डिजिटल दुनिया में नैतिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है उसको। साइबर जुरिडिक्शन का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइबर जुरिडिक्शन? तो साइबर जुरिडिक्शन क्या होता है? लीगल अथॉरिटीज़ और इंटरनेट रिलेटेड केसेस। तो इंटरनेट से संबंधित मामलों पर कानूनी अधिकार किससे संबंधित है, किस में आते हैं? आपको साइबर जुरिडिक्शन से संबंधित आते हैं। मतलब इंटरनेट पर जो भी आपको कोई इंसान, किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी ने किसी के साथ गलत कर लिया, तो उसी को क्या कहा जाता है? साइबर जुरिडिक्शन के अंतर्गत चीज़ों को जाना जाता है।
वेब होस्टिंग में क्या शामिल होता है? तो वेब होस्टिंग में क्या शामिल होता है? सर्वर पर जो वेबसाइट और फाइल्स को स्टोर करना। जैसे आपको पता, आप अपनी जो फ़ोटो हो गई, आपकी पीडीएफ वगैरह हो गई, आप उसको गूगल ड्राइव पे भी डालते हो, फोटोज़ पे भी डालते हो, तो वो जो जहाँ पर आप अपनी वर्चुअली जितने डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनको स्टोर कर सकते हो, फाइल वगैरह को स्टोर कर सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है? वेब होस्टिंग के नाम से जाना जाता है, वेब क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वर पर अपनी वेबसाइट और फाइल्स को स्टोरी करना किस नाम से जाना जाता है? वेब होस्टिंग के नाम से जाना जाता है उस चीज़ को। ए डोमेन नेम इज, तो एक डोमेन का नाम क्या होता है? तो डोमेन नाम होता है लीगल एंड कमर्शियल वैल्यू, तो कानूनी और वाणिज्य मूल्य होता है किसी भी चीज़ का, उसी को डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी वेबसाइट होती है ना, कोई भी वेबसाइट क्या है कि जैसे google.com आपने देखा होगा, ठीक है, SSID.gov.in हो गई है, तो ये सब जहाँ पर जो वेबसाइट का नाम हो गया उसके आगे .com हो गया, .in हो गया, .gov हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो इस प्रकार के जो आपको आखिर में ये जो सब देखने को मिलते हैं, यही क्या होते हैं? डोमेन नेम के नाम से इनको जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होते हैं? उसका जो आपकी जो वेबसाइट होती है उसके आगे लगे होते हैं, और इनसे आपको कानूनी अधिकार मिलता है। जिस तरीके से आपकी कोई दुकान होती है और उसका आप पेटेंट करा लेते हो, तो उसके बाद में उस नाम से कोई और दूसरा व्यक्ति दुकान नहीं खोल सकता, आपके बिजनेस नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये भी आपके कानूनी अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको उस नाम से और कोई दूसरा डोमेन है वो नहीं देखने को मिलेगा इंटरनेट पर। समझ में आ गया? तो आप google.in नाम का, .com नाम का और कोई डोमेन कभी नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट पर, क्योंकि वो गूगल ने खुद ने रजिस्टर कर रखा है। समझ में आ गया आपको? कानूनी और वाणिज्य मूल्य होता है, जिस प्रकार से फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें चलती हैं वैसे वर्चुअल वर्ल्ड में भी चीज़ें चलती हैं। द इंटरनेट इनेबल्स, इंटरनेट किस चीज़ की सक्षम बनाता तुम्हें? तो इंटरनेट सक्षम बनाता जानकारी एवं व्यवसायिक पहुंच पर। तो आप पता है, आप इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े होते हो। अमेरिका में क्या चल रहा है, बाहर आपका इधर इजराइल में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, वैश्विक वर्ल्ड से आप जुड़े रहते हो। पूरी दुनिया का खान पान के बारे में आपको जानकारी मिलती है, राजनीतिक हलचलों के बारे में पता चलता है। हर चीज़ के बारे में जिस माध्यम से आपको पता चल रहा है वो क्या है? इंटरनेट है। तो समझ गया? इंटरनेट का यही महत्व होता है कि वो आपको आपकी जो जानकारी जो आप तक पहुंच रही है उसको वैश्विक पहुंच बनाता है, पूरी दुनिया से आपका जुड़ाव करके रखता है। तो इसका क्या होगा? ग्लोबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगले वाला प्रश्न है, विच लॉ गवर्न्स द साइबर क्राइम्स इन इंडिया? भारत में साइबर अपराधों का कौन सा कानून नियंत्रित करता है? तो भारत में साइबर का कानून से संबंधित कौन सा नियम है? IT एक्ट 2000, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है वो। इससे आपके जो साइबर क्राइम है उससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। साइबर क्राइम का जो अधिनियम 2000 के अंदर आया था और उसके अंदर फिर अमेंडमेंट 2008 के अंदर कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में जो साइबर क्राइम से संबंधित नियम और कानून लागू होते हैं वो 2008 के अनुसार लागू होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कौन आया था? 2000 आया था। तो आपको अगर स्टार्टिंग वाला पूछे तो 2000 ही करके आना उसके अंदर। समझ में आ गया आपको? साथ देगा भी नहीं, 2008 और 2000 दोनों साथ कभी नहीं देगा। व्हाट इज द लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट एग्रीमेंट? तो वेबसाइट विकास समझौते का कानूनी महत्व क्या होता है? तो क्या महत्व होता है? डिजाइन राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, तो पक्षों के अधिकार और दायित्वों को परिभाषित करता है। मतलब देखो, आपने अगर कोई वेबसाइट को डिज़ाइन कराया, जैसे आपने www.universitychampion.com नाम की मैंने क्या की, एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। तो इसमें क्या होगा? जो उसमें मैं वो चीज़ें रखूँगा जो मतलब उसमें संबंधित, देखो उसमें कभी भी आप कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है ना, तो उसमें नीचे एक सेक्शन डाला जाता है, समझे? कॉपीराइट नाम का एक सेक्शन होता है जिसमें सारी चीज़ें दी जाती हैं कि भाई अगर मेरा कोई कंटेंट कॉपी करके सेम टू सेम डाल रहा है तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकता हूँ उस व्यक्ति पर। और अगर साथ के साथ जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरा भी अधिकार है कि मैं कंटेंट डालूँ वो कॉपीराइट फ्री हो, दूसरों का कंटेंट यूज करूँ तो पेड कंटेंट यूज करूँ क्या, तो या फिर कॉपीराइट फ्री कंटेंट यूज करूँ मेरा खुद का। तो यही होता है जो लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए आपके जो अधिकार होते हैं, दायित्व होते हैं इंटरनेट पर, उनको बचने के लिए आपको क्या किया जाता है? आपका वेबसाइट विकास में समझौते व कानूनी महत्व को समझना होता है कि आपको किस प्रकार का कंटेंट पब्लिश करना है, किस प्रकार का नहीं करना। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो फ्री होता है, आपको फ्री में यूज कर सकते हो, कुछ कंटेंट पेड होता है, तो अगर आप उसको यूज कर लोगे तो क्या होगा? सामने वाली जो फर्म है वो आप पर क्या लगा सकती है? आप पर कॉपीराइट का अधिकार लगा सकती है।
द टर्म वेब स्पेसिस, वेब स्पेस का क्या अर्थ होता है? स्टोरेज एरिया लोकेटेड फॉर द वेबसाइट। तो कोई भी वेबसाइट होती है उसको जो आवंटित किया गया जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वेब स्पेस के नाम से कहा जाता है। तो जैसे आपका आपका गांव है, उसके अंदर जो आपका घर है ना, उसको जो जगह आवंटित की गई है, समझ में आ गया? इस पूरी दुनिया में आपका जहाँ पे घर आप वहाँ रहते हो उसके लिए क्या जगह आवंटित की गई। इसी तरीके से इंटरनेट पे अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसको भी कोई ना कोई जगह चाहिए भाई उसको स्टोरेज के लिए, तो उसी को क्या ना कहा जाता है? वेब स्पेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्वेश्चन है द आईटी एक्ट 2000 इज बेस्ड ऑन। तो आईटी एक्ट अधिनियम 2000 किस पर आधारित था? तो आईटी एक्ट 2000 वो किस पर आधारित था? इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र का जो ई कॉमर्स का जो मॉडल था जिसमें आईटी एक्ट थे, मतलब इंटरनेट से संबंधित कानूनों को बनाया गया था, उसी को कॉपी करते हुए, उसी को अपने मॉडल मानते हुए, उसी को अपने आधार मानते हुए हमने भी अपना खुद का आईटी एक्ट 2000 है उसको निर्माण किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ई कॉमर्स का जो संयुक्त राष्ट्र है यूएसए, उसका ई कॉमर्स एक्ट था, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने मॉडल बनाया था। 2 नंबर प्रश्न है डिजिटल सिग्नेचर इन इंडिया आर लीगली वैलिड अंडर। तो भारत में डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी रूप से कब क्यों कैसे मान्य होते हैं? तो जो आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं वो भारत में सेक्शन 3 है आईटी एक्ट का, उसके अंतर्गत उनको मान्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए वो सही आंसर होगा। अंडर द आईटी एक्ट ऑफ 3 दीज डिजिटल सिग्नेचर आर लीगल। तो मतलब अगर आप क्या करते हो, कोई भी आपने चेक वगैरह दिया और उस पर अगर आपने चेक नहीं, मतलब कोई भी आपने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और उस पर आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए, तो वो भी आपके फिजिकल सिग्नेचर के इक्विवेलेंट मान्य होंगे। ये किस में बताया गया था? ये भारत सरकार का आईटी एक्ट 2003 में 2000 में सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई थी। अगले वाला प्रश्न है विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द सेक्शन 66A। तो किस संशोधन ने धारा 66A को जोड़ी गई और बाद में उसको रद्द कर दिया गया? तो किसकी जोड़ी गई थी? आईटी एक्ट 2008 के अंतर्गत धारा नंबर 66A जोड़ा था और उसको बाद में उसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। अगले वाला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, जैसे भारत सरकार का, आप क्या कर सकते हो, आप आज कोई भी काम है वो कोई भी पोर्टल पे करा सकते हो। अब स्कॉलरशिप वगैरह का आपका जो फॉर्म लगता है वो भी क्या कर सकते हो, आप सोसाइटी पे जाते हो, आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल गए, वहाँ पर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। लेकिन पहले तो ऐसे होता नहीं था, पहले तो क्या होता, फिजिकली चीज़ें होती थी। तो उसके बाद में आईटी एक्ट 2000 आता है, 2008 में उसका अमेंडमेंट होता है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है कि जो फिजिकल रिकॉर्ड है, फिजिकल रिकॉर्ड मतलब जो कागज मान्य वास्तविकता में होते हैं ना, उसका भी उतना ही महत्व होगा जितना, मतलब उनका जितना महत्व है उतना ही किनका महत्व होगा, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड पड़ा होगा उसका भी उतना ही महत्व होगा। तो जो वर्चुअल जो रिकॉर्ड है और जो फिजिकल रिकॉर्ड है, दोनों की जो वैल्यू है उसको बराबर कर दिया गया है इसमें। समझ में आ गया? तो ये किस सेक्शन के अंडर किया गया था? ये किया गया था सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65B के अंतर्गत इसको एक समान कर दिया गया था। अगले वाला है 5 सर्टिफाइंग अथॉरिटीज सीएज इन इंडिया रेगुलेटेड बाई। तो भारत प्रमाणन अधिकरण सर्टिफिकेट जो मिलते हैं, जो आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह के सर्टिफिकेट बनवाते हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? उसके अंदर कौन सा अधिकारी वो बैठता है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो प्रमाणन प्राधिकरण का जो नियंत्रक होता है वो अधिकारी इसको बैठता है। तो ये जो प्रश्न मैंने बनाए ये सारे अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को मैंने बनाया। विच सेक्शन कवर द पेनल्टीज फॉर डाटा ब्रीचेज। तो कौन सा अधिनियम है वो डाटा का उल्लंघन करने के लिए दंड का निर्धारित करती है? तो कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी कंपनी होगी, देखो आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले वो आपका नंबर मांगेगा, फिर आपकी जो जीमेल आईडी मांगेगा, आपका जो कहाँ का एड्रेस है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर वो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं और दूसरी कंपनियों को कुछ पैसों में। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपके डाटा का उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। और अगर इस प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो इसमें ये भी एक प्रकार का अपराध होता है। और कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध होता है? सेक्शन 43A के अंतर्गत ये अपराध की श्रेणी में आता है। समझ में आ गया? तो जो आईटी एक्ट 2000 है या 2008 में सेक्शन नंबर 43A बनी हुई है, जिसके अंतर्गत आपको अगर डाटा चोरी का उल्लंघन होता है तो उसके में सजा हो सकती है।
साइबर अपीलेटी ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलियट ट्रिब्यूनल का स्थान लिया गया। तो कौन सा था जिसने साइबर अपीलियट, जो पहले ट्रिब्यूनल हुआ करती थी। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, एक छोटे कोर्ट होते हैं जो एक स्पेशल प्रोसीजर के लिए बनाए जाते हैं। मतलब जैसे ये साइबर ट्रिब्यूनल किससे संबंधित होते हैं, ये संबंधित होते थे आपके जो साइबर से संबंधित क्राइम होते हैं उनको देखने के लिए, उनको जुडिशरी करने के लिए इनका प्रयोग में लिया जाता था। तो अब उनको बदलकर किसका जगह ले लिया, टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने ले लिया। पहले ये वाले ट्रिब्यूनल होते थे, लेकिन अब कौन से होते हैं, अब होते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नाम से उनको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, सेक्शन 69 प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू। तो जो सेक्शन नंबर 69 है वो किसको प्रतिरक्षा है, रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो किसको करता है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को। तो जो धारा नंबर 79 है वो जो नेटवर्क का जो प्रोवाइडर होता है, जो नेटवर्क को प्रोवाइड कराता है आपको, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब वो किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, उस जैसे आप जियो की सिम को यूज कर रहे हो और उसमें क्या कर दिया आपने, अननोन नंबर्स को, बहुत ज़्यादा अननोन नंबर्स को आपने कॉल वगैरह कर दिया, तो इस पर क्या होगी, आप पे FIR होगी। तो क्या होगा, अगर ये सेक्शन नंबर 79, धारा नंबर 79 बनी है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें जियो की कोई भी प्रकार की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो आपने जानबूझकर किया है। उसमें जो जियो है नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो उसमें इस प्रकार के अगर कोई नेटवर्क से संबंधित कोई भी प्रकार की क्या होती है, गलतियां, मतलब क्राइम होता है, उसमें नेटवर्क प्रोवाइडर का कोई भी प्रकार का कोई अपराध नहीं माना जाता है। किस धारा में बताया गया, ये बताया गया आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत बनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विच इज़ नॉट ए साइबर क्राइम। तो IT अधिनियम के तहत कौन सा साइबर अपराध नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, कॉपीराइट इनफ्रिंगमेंट, कॉपीराइट उल्लंघन है वो एक प्रकार का क्या नहीं होता है, इसमें साइबर अपराध में नहीं होता है। बाकी हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ऑनलाइन जुआ हो गया, ये सारे के सारे किस में आएंगे, साइबर अपराध के अंतर्गत आपके आते हैं। एडजस्टिंग फॉर साइबर ऑफेंस इज डन बाई, साइबर अपराधों का न्याय निर्णय किया जाता है। तो जो साइबर अपराध होते हैं उनका जो जुरिडिक्शन किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो साइबर अपराधों का जो जुरिडिक्शन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाता है, एडजस्टिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, न्याय निर्णय अधिकारी के द्वारा आपका जो साइबर अपराध है उनके निर्णयों को लिया जाता है। तो ये एक अधिकारी होता है जिसका कार्य यही होता है कि जो साइबर अपराध से संबंधित कोई अपराध हो गया है उसको देखने का कार्य किसका होता है, एडजस्टिंग ऑफिसर का होता है। सेक्शन 43A ऑफ IT एक्ट डील्स विद। तो IT एक्ट का जो 40 धारा नंबर 43A किससे संबंधित है, ये संबंधित होती है आपको डेटा उल्लंघन के मुआवजे से संबंधित। तो कंपेंसेशन फॉर द डाटा ब्रीच, मतलब अगर आपने कोई भी, मैंने बताया था ना 43A किससे संबंधित होगी, डेटा उल्लंघन से संबंधित होगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति है डाटा का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, जो आपका डाटा है उसको बिना पूछे किसी और को बेचने का कार्य करता है, तो उसको क्या होता है, उसको उल्लंघन करने पर मुआवजा देना पड़ सकता है और सजा भी होती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, जैसे अगर आपके घर में कोई चोरी कर ली तो उसको जो सजा होती है और चोरी होती है ना, उसी तरीके से डेटा को भी चोरी माना जाता है, क्योंकि वो भी एक आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह देखी जाती है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की कितने दिन की अवधि होती है, तो कितने दिन की होती है, हैज स्पेसिफाई बाय CA। तो जो प्रमाणन अधिकारी है वो उस पर लिख दे भाई इतने दिन तक ये डिजिटल सिग्नेचर मान्य होगा, उतने दिन तक उसकी डेट होती है। तो किस पर डिपेंड करता है, आपका जो CA होता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफिसर होता है, उस पर डिपेंड करती है। विच सेक्शन डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित करती है, तो कौन सी करती है, सेक्शन 2T। जो धारा नंबर 2T है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उसको क्या करती है, डिफाइन करती है कि कौन सा रिकॉर्ड है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आने वाला है। समझ में आ गया आपको। तो जैसे कि आपका जो फिजिकल रिकॉर्ड हो गया, आपके जो डॉक्यूमेंट हो गए, ये सब चीज़ किस में आएंगी, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने डिजी लॉकर पे डाल रखे हैं, VCID, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। या सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं हो गई, पोर्टल हो गए, काफ़ी बार क्या होती है, सरकार काफ़ी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करती है ना, तो वो सब चीज़ भी किस में आते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आते हैं। साइबर अपील ट्रिब्यूनल वाज स्टेब्लिश अंडर। तो साइबर अपील जो ट्रिब्यूनल है वो किसके अंतर्गत आती है,
वो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? सेक्शन नंबर 48 के अंदर। तो जैसे अपने जो न्यायालय होते हैं ना, नॉर्मल न्यायालय होते हैं, वैसे ही साइबर से संबंधित साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल होते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द सेक्शन ऑफ 66 एक्ट। तो धारा की जो 66 एक्ट की साइबर आतंकवाद के तहत अधिकतम दंड कितने साल का हो सकता है? तो अगर आप साइबर आतंकवाद करते हो, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को ठगी करने का काम करते हो, देशद्रोह का कार्य कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, उसी को साइबर आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कितने साल की सज़ा हो सकती है? आपको आजीवन, पूरी जिंदगी भर की भी सज़ा हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगली यूनिट की बात करें तो अगली यूनिट है यूनिट नंबर 3। तो जो साइबर कानून की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? व्हाट इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ साइबर लॉ। तो जो साइबर क्राइम होती है उसकी प्राथमिक जो आवश्यकता क्या होती है? तो डिजिटल अपराधों से निपटना। तो साइबर जो आपके जो कानून होते हैं उसका क्या कार्य होता है कि भाई आपके किसी भी प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, उनसे उनको निपटना होता है, वही तो साइबर कानून का कार्य किया जाता है। तो जो नॉर्मल कानून होते हैं उनसे क्या होता है भाई, जो फिजिकल वर्ल्ड में जो आपके किसी प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उनसे निपटना, उनको कंट्रोल करना, वैसे ही साइबर क्राइम से संबंधित कानून को नियंत्रण करना इनके अधीनस्थ आता है। साइबर नैतिकता का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ साइबर इथिक्स। तो जो साइबर नैतिकता है उसका क्या महत्व होता है? ऑनलाइन जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। मतलब आपका जो बिहेवियर है उसको साइबर नैतिकता में क्या होता है? उसका सही तरीके से जो व्यवहार है उसको बढ़ावा देना। मतलब आप क्या लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, इंटरनेट पर सही से कमेंट वगैरह करोगे, सही से मैंने बताया धार्मिक भावना वगैरह है उसको भड़काने का कार्य नहीं करोगे, देशद्रोह का कार्य नहीं करोगे। इसी को क्या कहा जाता है? साइबर नैतिकता के नाम से जाना जाता है। एआई में नैतिकता से संबंधित प्रमुख मुद्दा कौन सा है? तो एआई में जो नैतिकता से संबंधित जो प्रमुख मुद्दा क्या होता है? एल्गोरिदम पक्षपात, एल्गोरिदम बायसनेस होता है। तो जैसे देखो चाइना का जो एआई है डीप सीक होता है, तो उसमें चाइना गवर्नमेंट से संबंधित आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल दो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। उससे संबंधित अगर आप कुछ अगेंस्ट में चीज़ें पूछना चाहोगे वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो डाटा उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर वो आंसर देता है उसमें यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, और आपको चाइनीज़ सुप्रीमेसी दिखानी है, चाइना को सुप्रीम दिखाना है। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार के एल्गोरिदम को, इस प्रकार के बायसनेस को उसने यूज किया है। तो यही होती है जो एआई से नैतिकता का यही खतरा होता है कि वो क्या करती है, एल्गोरिदम उसका क्या किया जा सकता है? बायस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है उसको। तो किसी लिंग आपके आधार पे या फिर आपको जो नैतिक जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग भेद के आधार पे अगर आपने एल्गोरिदम को हैक मतलब बायसनेस कर दिया तो उसी खिलाफ वैसे ही जवाब देगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के साथ कौन सी नैतिकता जुड़ी होती है? विच एथिकल कंसर्न इज एसोसिएटेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि उसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गई, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे ही बिटकॉइन, ब्लॉकचेन वगैरह या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो भी क्रिप्टो करेंसी बनती है उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है उसके अंतर्गत। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसका खपत होता है, बड़े बड़े हाइड्रो पावर लगे रहते हैं, लाइट से ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। समझ में आ गया? तो ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है, इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। डिजिटल स्पेस में कॉपीराइट क्या सुरक्षा प्रदान करता है? व्हाट प्रोटेक्शन डज कॉपीराइट प्रोवाइड इन डिजिटल स्पेस। तो डिजिटल स्पेस में क्या आपको कॉपीराइट प्रोवाइड करता है? डिजिटल सामग्री निर्माताओं को। तो जो डिजिटली चीज़ों को, कंटेंट को बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उन्हीं को कॉपीराइट है वो क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। समझ में आ गया आपको? तो डिजिटल स्पेस है आपका, आपके आसपास की दुनिया का जो स्पेस होता है उसमें जो डिजिटली जो कंटेंट बनाने का कार्य कर रहे हैं उसमें कोई व्यक्ति, जैसे मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ तो अगर आपने सेम टू सेम मेरा कॉपी करके डाल दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कॉपीराइट डाल सकता हूँ आपके ऊपर। समझ में आ गया? तो यही होता है जो अपने रचनात्मक तरीके से किसी भी चीज़ को पेश करता है, अपना ऊर्जा खपत कर रहा है, अपनी मनी धन लगा रहा है, अपनी रचनात्मक चीज़ों को प्रयोग में लेकर उसको बता रहा है, तो उसको अगर आप यूज करके सेम टू सेम चीज़ें डालते हो तो उस पर क्या कर सकता है? उसको संरक्षण करने के लिए कॉपीराइट के नियम बनाए गए हैं। आईटी में नैतिक निर्णय लेने की क्या आवश्यक होती है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इथिकल डिसीजन मेकिंग इन आईटी। तो जो आईटी होता है उसमें नैतिक निर्णय लेने में क्या आवश्यकता होती है?
नैतिकता और प्रौद्योगिकी को संतुलन बनाना, तो बैलेंसिंग द इथिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आईटी में जो नैतिक निर्णय होता है उसमें क्या होता है कि भाई इस प्रकार के निर्णय लिए जाएं जिसमें नैतिकता इथिक्स भी बनी रहे और जो टेक्नोलॉजी है वो भी सिक्योर रहे। समझ में आ गया आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो गया कि आईटी में आईटी टेक्नोलॉजी भी सही रहे, नैतिकता और जो प्रौद्योगिकी है इथिक्स और टेक्नोलॉजी को क्या करना, आपको कंट्रोल में करना। ऑनलाइन सामग्री की ऐतिहासिक चोरी किसका उल्लंघन करती है? तो व्हाट डज द प्लेगरिज्म ऑफ ऑनलाइन कंटेंट वॉयलेट, तो जो आपको साहित्यिक चोरी होती है वो किसका उल्लंघन करती है? कॉपीराइट कानून है उनका आपका उल्लंघन करती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपने किसी का कॉपी जो कंटेंट है उसको कॉपी करके कहीं पर डाल दिया है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो उसको संरक्षण करने का किसका कार्य होता है? कॉपीराइट कानून है उनका कार्य होता है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। डिजिटल हस्ताक्षरों का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचरों का क्या उद्देश्य होता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना। मतलब अगर आपने कोई अधिकारी है उसने ऑनलाइन कोई भी आदेश जारी किया और उसने नीचे डिजिटल सिग्नेचर कर दिए तो इसका अर्थ यही होगा कि वो चीज़ है वो आदेश है वो क्या प्रमाणित किया हुआ है उसी अधिकारी के द्वारा, क्योंकि उस पर डिजिटल सिग्नेचर किए हैं। डिजिटल सिग्नेचर की भी उतनी मान्यता होती है जितनी वर्चुअल सिग्नेचर होते हैं ना आपके, जो आप साइन करते हो उसके जितनी मान्यता होती है उतनी आपकी डिजिटल सिग्नेचर उनकी भी मान्यता होती है। साइबर अपराधों की जांच कौन करता है? तो साइबर अपराधों की जांच कौन करता है? जो साइबर सेल होती है ना उनका कार्य क्या होता है? जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनकी जांच करने का। जैसे नॉर्मल पुलिस होती है उसका क्या काम होता है? फिजिकल वर्ल्ड में जो अपराध हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य क्या होता है? जो नॉर्मल पुलिस होती है उसका कार्य होता है। लेकिन जो तकनीकी दुनिया है उसके अंदर भी अपराध होते हैं, उसको नियंत्रण करने का किसका कार्य होता है? साइबर सेल का कार्य होता है, साइबर पुलिस का काम होता है ये। अगले वाला प्रश्न है, आईटी अधिनियम की धारा 66A किससे संबंधित है? व्हाट वाज द सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट रिलेटेड टू, तो जो आईटी एक्ट की धारा जो 66A है वो किससे संबंधित होती है? आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश को नियंत्रित करने में। मतलब लोग क्या करते हैं, कुछ भी कंटेंट है वो पब्लिश कर देते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा ना, कोई हिंसात्मक कंटेंट पब्लिश कर दिया, किसी ने किसी के खिलाफ गलत कमेंट कर दिया, कोई धर्म के खिलाफ गलत कमेंट कर रहा है, तो इससे लोगों की भावना आहत होती है। तो ऐसा कंटेंट जिसमें किसी की भावना आहत हो रही है, किसी को फिजिकली असोल्ट किया जा रहा है, किसी को ऑनलाइन तरीके से बुली किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए आईटी एक्ट की जो धारा नंबर 66A की है। क्रिप्टोग्राफी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी का अर्थ क्या होता है? आपके डाटा को सुरक्षित करना। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपके पास एक मैसेज भेजा हेलो हाउ आर यू, तो जो हेलो हाउ आर यू है उसमें क्या किया जाएगा? उस जो डाटा है वो अब ये टेक्स्ट के फॉर्म में इसको इनक्रिप्ट करके, मतलब इसको बदल कर डाटा के इसको नंबर के रूप में स्टोर कर दिया, जैसे 0101 11 ऐसे। क्योंकि बाइनरी नंबर में कंप्यूटर पे ऑनलाइन की भाषा कौन सी होती है? बाइनरी नंबर पे चलती है 01 पे। तो उसी में उस जो आपको हाउ आर यू था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कोई कोड में कन्वर्ट करके रख दिया गया। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? उसको क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग क्यों होता है? ताकि उसका डाटा आपका डाटा वो सिक्योर रह सके। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस के क्या फ़ायदे होते हैं? तो ई गवर्नेंस के क्या फ़ायदे होते हैं आपके? भाई अगर आपको कोई एक बात सोचो, एक आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाने के लिए आपको कोई ऐसे कह दे कि आपका जिला के जो सेंटर समाज कल्याण भवन होता है वहाँ पर जाओ आप, या फिर आप अपने घर पे बैठे उस फॉर्म को भर लो, तो कौन सा सुविधाजनक कार्य होगा? आपके घर पे बैठे हो वो, ऐसे समझो कि ऑनलाइन फॉर्म भराने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भरना पड़े और एक आज के समय आप ऑनलाइन भर रहे हो, तो कितना फ़र्क हो गया ना। तो ऑनलाइन जो ई गवर्नेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होती है, ऑनलाइन जितने भी पोर्टल चालू किए गए क्यों किए गए? ताकि सरकारी सेवाएं हैं वो हर व्यक्ति तक आसानी तक पहुंच सकें। यह आपकी यूनिट नंबर 3 उसको रिवाइज करा दिया। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रेफर्स टू, तो बौद्धिक संपदा किससे संबंधित होती है? तो बौद्धिक संपदा है वो किससे संबंधित होती है आपकी? वो संबंधित होती है
क्रिएटिंग ऑफ द माइंड लाइक इन्वेंशन, लिटरेरी वर्क एंड सिंबल। तो आपको जो बौद्धिक संपदा क्या होती है, बौद्धिक संपदा होती है कोई भी व्यक्ति अपने रचनात्मक तरीके का प्रयोग करके अपना दिमाग लगाकर क्या करता है, कोई भी प्रकार का कंटेंट है उसको बनाता है। जैसे कोई किसी इंसान ने कोई आविष्कार किया, कोई साहित्य कार्य, कोई कहानी लिखी और कोई प्रतीकों का प्रयोग किया, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपको बौद्धिक संपदा के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स। तो कॉपीराइट किसकी, अगले वाला प्रश्न है कॉपीराइट किसकी सुरक्षा करता है। तो कॉपीराइट किसकी सुरक्षा करता है, लेखकत्व के मूल कार्य जैसे पुस्तक, संगीत और सॉफ्टवेयर। तो कॉपीराइट का क्या क्या कार्य होता है, वो जो कोई भी लेखक करने वाला है, कोई भी जो अपना मूल कार्य करता है, ओरिजिनल क्रिएटिविटी करके कोई कार्य करता है, उसको संरक्षण करना, उसके कार्यों को संरक्षण करना किसमें कहलाता है, कॉपीराइट के नियमों के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी बुक लिखी है किसी ने, किसी ने म्यूजिक बनाया, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उन सबको आपको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है, कॉपीराइट का कार्य होता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, ए पेटेंट्स गिव द इन्वेंटर। तो एक पेटेंट का आविष्कार का क्या कार्य होता है, तो एक पेटेंट का जो आविष्कारक होता है उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है आपको किसी विचार का आजीवन स्वामित्व, एक्सक्लूसिव राइट टू एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड टाइम। तो किसी भी व्यक्ति को पूरे जीवन भर के लिए क्या दे दिया गया, आपको स्वामित्व दे दिया गया, उसी को क्या कहा जाता है, इन्वेंटर के नाम से जाना जाता है। ट्रेड सिगरेट तो ट्रेड सिगरेट होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, आपके ट्रेड सिगरेट है वो किससे संबंधित होते हैं, आपके गोपनीय व्यापारिक जानकारी जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। जैसे कि हर कंपनी का आपको पता है, कोई भी कंपनी होती है उसकी कोई ना कोई सिगरेट्स फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करती है, मार्केट में ज़्यादा जल्दी सफल होती है। तो अगर वो हर कंपनी के डाटाबेस में उसको स्टोर किया जाता है, लेकिन किसी ने उसको क्या किया, उसको हैक करके और उसको पूरी दुनिया के सामने रख दिया, तो क्या हुआ, अब दूसरी कंपनियां वो उसको उस फॉर्मूले को यूज कर वो भी क्या कर लेंगी, कंपटीशन उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रेड सीक्रेट के नाम से जाना जाता है। कोई भी कंपनी हो गई, उसकी जो गोपनीय जानकारी होती है उसको पब्लिश करके प्रतिस्पर्धा का लाभ करना ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत आता है। अगले वाला प्रश्न है प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी क्या होती है। तो साहित्यिक चोरी होती है कोई भी व्यक्ति हो गई, कोई भी व्यक्ति उसको बिना अनुमति या श्रेय दिए उसके कार्य को उपयोग में लेना ही प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट परमिशन और क्रेडिट। तो कोई भी आदमी है उसको श्रेय नहीं दिया कि भाई उसका कार्य ये है और उसका कंटेंट आपने यूज कर लिया। समझ में आ गया, जैसे आपने मेरा सेम टू सेम वीडियो उसको अपलोड कर दिया, मुझे श्रेय भी नहीं दिया, भी नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल के थ्रू ये डाला गया है। समझ में आ गया, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको आपको प्लेगरिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। अगले वाला प्रश्न है रिवर्स इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कोई भी चीज़ है, कोई भी, जैसे एप्पल का फ़ोन एप्पल ने लॉन्च किया, अब वो चाइना के अंदर गया, चाइना वाले जो इंजीनियर उन्होंने क्या किया, उस पूरे फ़ोन को खोला, सारी प्रोसेस समझी और अपना सेम टू सेम डुप्लीकेट है उसको निकाल दिया, बस दूसरे नाम से निकाला उस चीज़ को। तो उसी को क्या कहा जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी उत्पाद होता है उसकी डिज़ाइन या कार्य प्रणाली को समझने के लिए उसका विश्लेषण करना, एनालाइज ए प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड इट्स डिजाइन टू फंक्शनेबिलिटी। समझ में आ गया, तो उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है और ये भी कानूनन अपराध होता है एक प्रकार का। ओपन सोर्स कोड मीन्स, ओपन सोर्स के जो कोड होते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कोड विद दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कोड होते हैं वो आपको नियंत्रण और वितरण करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपको ओपन सोर्स कोड। जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, व्हाट्सअप हो गया, ये सब जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो उसी को ओपन सोर्स कोड के रूप में कहा जाता है। और चलो इनमें तो आप चेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐप होता है जिनमें चेंजमेंट करके आप खुद अपना कंटेंट उसको पब्लिश कर सकते हो, उसी को ओपन सोर्स कोड कहा जाता है। जैसे काफ़ी कॉपीराइट म्यूजिक वगैरह उपलब्ध होता है ना इंटरनेट पर, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसमें चेंज करके बीट वगैरह में आप डाल सकते हो, उसी को ओपन सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस, प्रतिस्पर्धी खुफिया जानकारी क्या होती है, तो ये कौन सी होती है, राजनीतिक निर्णयों लेने के लिए प्रतिस्पर्धा की सार्वजनिक जानकारी एकत्रित करना।
तो कोई भी आपका व्यापारी कंपनी, जैसे रामलाल की दुकान और आपकी श्यामलाल की, अब श्यामलाल ने क्या दिमाग लगाया, रामलाल की ज़्यादा दुकान चल रही थी, तो उसने एक आदमी को हायर किया, उसको कहा कि तू इसके दुकान में लग जा, ये तो तुम्हें तनख्वाह देगा, प्लस में मैं भी दूंगा तुझे कुछ तनख्वाह, तो तू इसके सारी जानकारी पता कर ले भाई, इसके क्या क्या चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो उसने पता कर लिया कि इसके तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं और ये ऐसे ऐसे लाता है, वहाँ से लाता है अच्छी चीज़ें, तो उसको बता दी। तो उसी को क्या होगा, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रतिस्पर्धी खुफिया जानकारी के लिए यूज में किया जाता है। अब वो क्या करेगा अपना भाई, वो भी सेम टू सेम प्रोडक्ट मंगाकर बेचने लग जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ट्रेडमार्क उल्लंघन तब होता है, व्हाट इज द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट ओकर्स, तो कब होता है, जब कोई अनुमति बिना के लोगों को ब्रांड व लोगो या नाम का उपयोग करे। तो कोई भी इंसान, जैसे एडिडास का विवास बना देते हैं ना लोग, ऐसा तो कोई भी ब्रांड होता है, रिलायंस नाम की अगर आप कंपनी खोलना चाहो तो कभी नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते, क्योंकि उसमें ट्रेडमार्क का उल्लंघन हो जाएगा। अगले वाला प्रश्न है, साइबर स्केटिंग किससे संबंधित होता है, तो साइबर स्केटिंग होता है, यह होता है दूसरों के ट्रेड का लाभ कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से डोमेन का नाम पंजीकृत करना। तो जैसे अब कोई व्यक्ति है, उसने www.universitychampion.com का नाम का अगर कोई डोमेन है, उसको क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया। अब मुझे वेबसाइट बनानी, तो मुझे तो चाहिएगा, तो अब वो चाहिएगा तो मैं उस पूछूंगा कि भाई किसके नाम से रजिस्टर है, तो वो दिखाएगा कि इस नाम से रजिस्टर। अब मैं उसको पूछूंगा भाई आप बेचना चाहते हो, तो वो कहेगा कि वो है तो 500 रुपये का, लेकिन कहेगा मुझे तो 5000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इसकी डोमेन के, तभी मैं आपको दूंगा। तो इसी को क्या नाम से जाना जाता है, साइबर स्केटिंग के नाम से जाना जाता है। कोई भी बड़ी या प्रसिद्ध कंपनी का डोमेन अपने नाम से रजिस्टर कर लो और फिर उसको आपको बेचो ब्लैक में, तो उसको साइबर स्केटिंग के नाम से जाना जाता है। साइबर विकास में गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, द क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलप इंश्योर्स, तो क्या करती है, विश्वसनीयता और दक्षता के साथ उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो आपको पता है भाई, कोई भी अगर आपने ऐप डेवलप किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, तो उसको इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि जो यूज़र होता है उसको चलाने में अच्छा है, इन्जॉयमेंट कर सके वो उसको, और विश्वसनीयता, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है लोगों में, वो भी बनी रहे। तो ये है आपका साइबर एंड स्पेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, मैंने उनका जो आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दिया, यूनिट 1 का, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 का। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।